Absent. प्रियांशी, Present, sir. खुशी कटारिया, इनमें से कोई आया? अनुप्रसाद, Present, sir. एनीबडी एल्स? हो गया सबका अटेंडेंस? Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. ठीक है, तो कल हम क्या बात कर रहे थे? कल हम बात कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम पे. ठीक है, अभी तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम को ही डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करते हैं. और डिफरेंट फोर्सेस की हमने ऑलरेडी बात कर ली है. कांस्टेंट फोर्स किस तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, और वेरिएबल फोर्स पे किस तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे. ठीक है, डिफरेंट पोजीशन के लिए हमने अप्लाई करना सीखा. एक आध एग्जांपल और करेंगे और फिर हम इस टॉपिक को आगे चलेंगे. ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ. ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और सपोज करो इसका मास जो है, मास हमको नहीं पता. ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. दिस इज अ स्मूथ सरफेस यू कैन से. और इस पे आपका ब्लॉक स्लाइड करता है. ठीक है, स्लाइड करते करते फाइनली ये इधर कहीं पहुंच जाता है. फाइनली ये इधर कहीं रीच कर जाता है. ठीक है, कहने का मतलब है ए पॉइंट से अगर ये शुरू कर रहा है, इस पॉइंट से, तो फाइनली ये स्लाइड करता हुआ फिर बी पॉइंट पे पहुंच जाता है. ठीक है, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, जैसे एक बार स्लाइड करना शुरू करता है फिर किसी पॉइंट पे आके टर्मिनेट करता है. तो पार्टिकल इज स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक विच टर्मिनेट्स इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन. इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड. ठीक है, तो कितनी दूर पार्टिकल आपका जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये हाइट सपोज करो हमें 1 मीटर दे रखी है. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है, दिस हाइट इज 1 मीटर, एंड दिस इज योर ग्राउंड. और ग्राउंड से आपका ये वाला जो हाइट है, ये हाइट आपका है 0.5 मीटर्स. ठीक है, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड. मतलब हम सबको पता है कि ये स्मूथ सरफेस पे चलेगा तो यहाँ पे आके रुकेगा तो नहीं, यहाँ से इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और फिर ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल करता हुआ आगे चला जाएगा. ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना. स्मूथ सरफेस से एक बार आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे वो रुकने का तो नाम लेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई भी फोर्स नहीं है. तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, है ना. यहाँ से लेके इस हाइट पे पहुँच जाएगा और फाइनली वो यहाँ से कुछ वेलोसिटी गेन करके ग्राउंड पे गिर जाएगा. ग्राउंड पे वो गिर जाएगा. आप इस मोशन को फील कर पा रहे हो? इस मोशन को आप थोड़ा फील कर पा रहे हो? क्या आप लोग इस मोशन को फील कर पा रहे हो? बेटा क्वेश्चन सबको समझ आ गया अच्छे से? क्या कंडीशन पूछ रखी है? तो हमें फाइंड करना है कि कितनी दूर जाके ये गिरेगा, है ना. कितनी दूर जाके, ग्राउंड से कितनी दूर जाके ये गिरेगा. तो कहने का मतलब है हमें रेंज फाइंड करने को बोल रहे हैं. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन. यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना. कितनी दूर जाके ये ब्लॉक आपका गिरेगा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्ट.
अब रेंज हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी पता होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मास तो पता नहीं है, दोनों में से किसी का भी मास नहीं पता, कैसे करेंगे? वी विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम हियर बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पे आपके पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी है? ए पॉइंट पे जब आपका पार्टिकल है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है? ए पॉइंट पे जब आपका पार्टिकल खड़ा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? सोच के बताओ। ए पॉइंट पे जब आपका पार्टिकल बैठा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? क्या अभी ये मोशन में है क्या? देखो, 2 तरह की एनर्जीज होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे है ऊपर हाइट पे, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्या कि पोटेंशियल एनर्जी होगी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। इसके पास कुछ हाइट है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली तो एनर्जी का ही कन्वर्जन हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, है ना। और जब पार्टिकल आपका इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास कुछ पोटेंशियल भी होगी और कुछ काइनेटिक भी होगी, है ना। कुछ पोटेंशियल भी होगी और कुछ काइनेटिक भी होगी, दोनों एनर्जीज होगी। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पे पार्टिकल के पास खाली पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट पे इस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना। कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अगर मैं एनर्जी का कंजर्वेशन लगाऊं, सिंपल सा दिमाग अगर मैं लगाता हूं, मान लो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना तो समझ आता है कि जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वही सारी की सारी इसमें कन्वर्ट होगी, है ना। जितनी पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे उस पार्टिकल के पास थी, हम सबको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ए पॉइंट पे जो पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक और पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई बी पॉइंट पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, क्योंकि इस पे कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रहे, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। इस पे कोई भी फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लग रहा है, सरफेस भी हमारा स्मूथ है, एवरीथिंग इज स्मूथ, देयर इज नो एनी अदर काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो जो भी पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी की सारी बी पॉइंट में जो एनर्जी होगी उस पर कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। दोनों, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए पॉइंट पे जितनी एनर्जी थी उसके पास, बी पॉइंट पे भी इन दोनों का मिला के उतनी ही एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। अगर आपका सरफेस स्मूथ है, अगर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है ना। अगर फ्रिक्शन का सरफेस होता तो एनर्जी का लॉस ज़रूर होता, है ना। अगर सपोज करो यही सरफेस को मैं फ्रिक्शन वाली सरफेस कह देता, तब मैं ये नहीं कह सकता था कि जो पार्टिकल के पास ए पॉइंट पे एनर्जी है उतनी पार्टिकल के पास बी पॉइंट पे एनर्जी होती, तब वो एनर्जी का कुछ लॉस हो चुका होता बिकॉज फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। लेकिन अभी जो कंडीशन आपको दी गई है, मतलब अगर सरफेस हमारा स्मूथ है, इसमें कोई भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वही सारी की सारी एनर्जी आपकी बी पॉइंट पे भी होगी, है ना। तो अब सिंपली आपको एनर्जी की रिलेशन लिखना है कि पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज mgh, आई विल राइट m into g into height is what 1 meters
विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो आई विल राइट हियर हाफ एम वी बी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे क्या होगी, अगेन एम जी एच, लेकिन यहाँ पे हाइट आपकी चेंज हो जाएगी विच इज 0.5 मीटर्स। ठीक है, सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन आई कैन राइट दिस इक्वेशन। अब अगर बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ से मास कैंसिल हो जाएंगे, देखो लेफ्ट साइड पे मास हमारा कैंसिल हो गया, तो मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है ना, इसकी जो वेलोसिटी है मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है ना। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, ध्यान से देखो, विच इज g माइनस 0.5 g इंटू 2 अंडर रूट विच इज इक्वल टू वी। ठीक है, यहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई विच इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स g माइनस 0.5। ठीक है, तो यहाँ से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी g में से 0.5 g गया तो कितना बचा 0.5 g इंटू 2 विच इज इक्वल टू वी बी। तो वी बी का वैल्यू आ जाएगा रूट जी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी बी का वैल्यू कितना मिल गया हमें, रूट जी मीटर पर सेकेंड। अब वी बी आपका जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, मतलब जिस पॉइंट पे आपका पार्टिकल इस सरफेस को लीव करेगा, इस पॉइंट पे आपका पार्टिकल ये सरफेस को छोड़ देगा, और जैसे ही सरफेस को छोड़ेगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहाँ पे जाके कहीं गिरेगा। अब हमें यही फाइंड करना है कि वो कितनी दूर जाके, मतलब इस ट्रैक से, ये जो ट्रैक आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस ट्रैक से आपका पार्टिकल कितनी दूर जाके गिरा। अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, कितनी दूर जाके आपका पार्टिकल गिरा, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम ये वाले मोशन को एनालाइज करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन, फ्रॉम बी पॉइंट टू सी पॉइंट। नाउ वी विल एनालाइज द मोशन फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी का अगर आप मोशन देखो तो वेलोसिटी की वैल्यू अब हमें पता चल गई, विच इज़ अंडर रूट ऑफ जी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना मिल गया, अंडर रूट ऑफ जी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अंडर रूट ऑफ जी मीटर पर सेकेंड। और हाइट का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, विच इज 0.5 मीटर्स। हाइट का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, विच इज 0.5 मीटर। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है। बी से सी आने का अगर मुझे टाइम पता चल जाए तो मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँगा। तो बी से सी आने का टाइम निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से पार्टिकल पे एक्सेलरेशन जो लगेगा वो जी के बराबर लगेगा। तो अगर मैं बी से सी आने तक का टाइम निकाल लूँ तो मुझे ये वाला रेंज, इसका डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, वो मुझे पता चल जाएगा। तो टाइम निकालते चलो। टाइम निकालने के लिए आई विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। यू विल अप्लाई लाइक दिस, वी वाई इज इक्वल टू, हाँ एच हमें पता है ना, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन अप्लाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो विल राइट हियर एच इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी हम सबको दी गई है। वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। देखो यहाँ पे आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। ये जो वेलोसिटी अंडर रूट जी, दिस इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी क्या है, 0। तो एच का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू हाफ ए वाई कितना हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें टी का वैल्यू पता चल जाएगा, विच इज अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी।
इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स h का वैल्यू कितना है 0.5 अपॉन g विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट जी। तो टाइम कितना लगेगा इसको 1 बाय रूट जी सेकेंड्स। मतलब B पॉइंट से C पॉइंट तक आने में इस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा 1 बाय रूट जी सेकेंड्स। अब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो हम सबको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें पता है कितनी है, विच इज अंडर रूट जी मीटर्स पर सेकेंड, एंड टाइम हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया विच इज 1 बाय रूट जी सेकेंड्स। तो देखो रूट जी से रूट जी कैंसिल हो जाएगा एंड आपको रेंज कितना मिल जाएगा 1 मीटर्स। मतलब आपका ये जो पार्टिकल है ये 1 मीटर दूर जाके गिरेगा। जहाँ पे आपका ट्रैक ख़त्म हो रहा है इस ट्रैक से ये 1 मीटर की दूरी पे जाके फॉल करेगा। बात समझ आ रही है? यही हमें फाइंड करना था कि वो पार्टिकल कितनी दूर जाके फॉल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे दोनों कंसेप्ट हमने कंबाइन करे। किस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे, मतलब वर्क एनर्जी का भी कंसेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है और प्रोजेक्टाइल मोशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसका भी कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो इस तरह से हमने दोनों को कंसेप्ट्स को कंबाइन करके इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। जहाँ पे आपके 2 से 3 कंसेप्ट्स एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाता है। ठीक है, बात समझ आई आपको? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? एवरीवन? सर कल आपने जो लास्ट में सम करवाया था वो वाला बताओ। अच्छा, कल वाला सम मैंने आपको नहीं बताया। ओके, कल वाला सम मैंने आपको क्या पूछा था कल वाले क्वेश्चन में? हाँ, हम ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। वेरी गुड, चलो कोई बच्चा तो है जो पूछ रहा है। हमने ग्राफ वाले कल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जिसमें हमने एरिया अंडर एफ.एक्स कर्व निकालना सीखा था। कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे, है ना, एरिया अंडर एफ.एक्स कर्व वाले। मतलब सपोज करो हमारे पास इस तरह का कोई कर्व है, इस तरह का हमें कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। इधर हमें फोर्स का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे भी हमें फोर्स का वैल्यू गिवन है। यहाँ पे सपोज करो 10 न्यूटन है, यहाँ पे सपोज करो 100 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो पोजीशन का वैल्यू दे रखा है 4 मीटर्स, और यहाँ पे आपकी पोजीशन का वैल्यू सपोज दे रखा है 8 मीटर्स, ठीक है। और हमें इस केस में वर्क डन कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना होगा। तो हम सबको पता है वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज एरिया अंडर एफ.एक्स कर्व। वर्क डन इज डिफाइंड एज एरिया अंडर एफ.एक्स कर्व, ठीक है। एरिया अंडर एफ.एक्स कर्व इज योर वर्क डन। बट अब एरिया कैसे निकालें? हम सबको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है। ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? इसी बात पे मैं कल भी डिस्कशन कर रहा था। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वेर योर रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2। यू कैन राइट लाइक दिस। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इन दिस यू विल गेट पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। इतना तो हम सबको समझ आ गया। अब प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आ रही थी कि डायमीटर कौन सा कंसिडर करें। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे देखूं, कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपको, किसी ने आंसर नहीं बताया था। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे देखूं
तो इसका डायमीटर कितना होगा 4 मीटर्स। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे देखूं तो इसका डायमीटर कितना होगा 90 न्यूटन्स, 90 न्यूटन्स। तो अब मैं इस डायमीटर में यहाँ पे ये डी में कौन सा वाला डायमीटर पुट करूं, 4 पुट करूं कि 90 पुट करूं? समझ आई? क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो डायमीटर हमने यहाँ पे यूज किया है, इस डायमीटर में कौन सा वैल्यू पुट करा जाए? इस डायमीटर में ये 4 मीटर्स पुट करा जाए कि इस डायमीटर में ये 90 न्यूटन पुट करा जाए? बात समझ आ रही है आपको मेरी? दिस वॉज द क्वेश्चन। एरिया तो हम निकाल लेंगे लेकिन डायमीटर क्या लेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, है ना? यही सवाल था ना। क्वेश्चन वॉज दैट ओनली कि विच डायमीटर वी हैव टू टेक, वेदर वी हैव टू गो फॉर वर्टिकल डायमीटर और वी हैव टू गो फॉर हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो यहाँ पे आपको वर्क की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल्स, हम सबको पता है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल्स, ठीक है। और जूल्स को हम क्या लिखते हैं, हम वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं एफ एस कॉस थीटा, जो भी आप लिखते हो। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर जब मल्टीप्लाई होगा तभी आपको जूल्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप डायमीटर एक बार वर्टिकल वाला लोगे, एक बार हॉरिजॉन्टल वाला लोगे। यू विल राइट हियर लाइक दिस, पाई d1 d2 अपॉन 4। d1 की वैल्यू आप क्या लोगे, 4 मीटर्स। अब देखो मैं आपको यूनिट के साथ बता रहा हूँ कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आपको इस तरह से आपको डायमीटर को पुट करना पड़ेगा। देखो पाई इंटू d1 का वैल्यू 4 ले लो सपोज, तो d2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 न्यूटन्स। तो न्यूटन इंटू मीटर करोगे तभी तो आपको जूल्स में आंसर मिलेगा। अगर आप यहाँ भी 4 मीटर रखो और यहाँ भी 4 मीटर रखो तो आंसर तो आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। दिस इज नॉट वर्क डन। अगर आप 90 न्यूटन रखो और इंटू 90 न्यूटन रखो तो ये तो आपका न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट वर्क डन। तो एक बार हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डायमीटर पुट करेंगे, एक बार हम वर्टिकल एक्सिस का डायमीटर पुट। तो पाई इंटू d1 d2 अपॉन 4, दिस विल बी योर वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन विल बी 90 पाई joules. Your work done will be 90 pi joules. This will be your answer. Getting it or not? तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है ना। अकॉर्डिंग टू यूनिट आपको डायमेंशंस को चेक करके फिर पुट करना है ना। तो जहां भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे आपको दोनों एक्सिस के डायमीटर्स को यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको वर्क डन एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कल वाला क्वेश्चन था, अगर अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, नहीं तो ये क्वेश्चन हमारा स्किप हो जाता, है ना। तो ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना इस पे, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। अब ग्राफ यहाँ पे निकला है तो एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है ना, एक बॉडी है, इसका मास है 5 kg, ठीक है। इस बॉडी का मास कितना है, 5 kg। बड़े ध्यान से देखना। अब इस पे कुछ फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। इस पे मैंने कुछ फोर्स लगाया विच इज अ फंक्शन ऑफ x, means that is a variable force. Variable force is acting on this particle which is having a mass of 5 kg, ठीक है। The force varies with the distance. Force आपका distance के साथ vary कर रहा है और इसका ग्राफ हमें दे रखा है। ये force किस तरह से vary कर रहा है, it is given to you in the fx curve, ठीक है। This is your fx curve. In the first 25 meters, the value of force is a constant. In the beginning, first 25 meters, the value of force is a constant which is 10 Newton.
After that force is starting decreasing and it is decreased to 50 meters. ठीक है, फोर्स का वैल्यू फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया. ठीक है. Then what is the speed of the body when the body has covered 25 meters? अच्छा, जब बॉडी ने 25 मीटर्स कवर कर लिया होगा, है ना, मतलब ये बॉडी ने इस वेरिएबल फोर्स के अंडर जब 25 मीटर्स कवर करा होगा, 25 मीटर्स कवर किया होगा, मतलब ग्राफ में आप इस पोजीशन पे होंगे. ठीक है, और वैसे आप यहाँ पे हैं. ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको एनालाइज करो. ये बॉडी आपकी चल रही है अंडर द वेरिएबल फोर्स एंड यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड व्हेन यू हैव क्रॉस दिस पॉइंट, जस्ट आपने क्रॉस किया होगा, तब आपकी स्पीड कितनी होगी इस पॉइंट पे, दैट वी हैव टू फाइंड. व्हाट इज द स्पीड एट 25 मीटर्स आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. सबको क्वेश्चन समझ आ गया? तो this is a very good question of a variable force which is acting on a 5 kg mass. Assume that the body starts from the rest. चलो मान लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड. Assume that it is starting from the rest, है ना. तो अगर मैं ग्राफ से देखूं, अब बड़े ध्यान से देखना, आप ये ग्राफ को भी देखना पड़ेगा, आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा, दोनों तरफ देखो. अगर मैं ग्राफ से देखूँ तो स्टार्टिंग में 25 मीटर्स तक जो मेरा फोर्स है वो कांस्टेंट, माय बॉडी इज मूविंग अंडर अ कांस्टेंट फोर्स. तो मैं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ सिंपली बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है ना. हमको पता है जब आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, इफ द फोर्स इज अ कांस्टेंट, then acceleration is also constant. If acceleration is constant, then you can apply the equation of motion. You can apply the equation of motion. और equation of motion we can apply here. तो हम apply कौन सी equation करेंगे यहाँ पे, third equation of motion, which is v square minus u square is equal to 2 times a into s. ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 25 मीटर्स. तो वी विल यूज हियर. तो ग्राफ से मुझे ये सब डेटा को यूज करना है इस स्पीड की वैल्यू को निकालने के लिए. ग्राफ हमको इसलिए दिया हुआ है ताकि हम इस डेटा को यहाँ से यूज कर सकें. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, u तो देखो हमें इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है. तो डायरेक्टली हमें v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा. 2 टाइम्स एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, 2 टाइम्स f अपॉन m इंटू एस. तो यहाँ से हमें v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इस पॉइंट पे जब पार्टिकल की जो स्पीड होगी किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स f अपॉन m इंटू एस. ठीक है, दिस विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट. ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप अगर ध्यान से देखो तो पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं. हमने इक्वेशन ऑफ मोशन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अप्लाई किया है ना. अच्छा, यहाँ पे हम नहीं यूज कर पाते क्योंकि यहाँ पे आपका फोर्स वेरिएबल है. यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स. You can't use equation of motion from this point to this point. It is not valid. But we can use the equation of motion from this point to this point because the force is a constant, which implies acceleration is a constant. Hence we can apply this equation of motion. ठीक है, तो यहाँ से अब हमें देखो सारी वैल्यूज पता है, हमें फोर्स का वैल्यू भी पता है, कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन. अब ग्राफ से देखो, आप ग्राफ से हमें फोर्स का वैल्यू पता है विच इज़ 10 न्यूटन. हमें मास का वैल्यू भी पता है विच इज़ 5 kg. सो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 10 अपॉन 5. डिस्टेंस भी हमें पता है 25. सो विल गेट 5 2s are 10, 25 4s are 100, अंडर रूट ऑफ 100 विच मीन्स 10 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है,
मतलब सीधी सीधी सी बात ये है कि इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड। समझ आया किस तरह से हम क्वेश्चंस को लिंक करते जा रहे हैं। आप ये चीज़ को दिमाग में रखो कि जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं तो वर्क एनर्जी पावर में हमारे पुराने जो चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो सारे चैप्टर्स आपके लगेंगे, कहीं ना कहीं आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, जैसे आपका वेक्टर्स हो गया, है ना। तो ये जो जो चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वर्क एनर्जी पावर में, इन चैप्टर्स के एप्लीकेशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स जनरली क्या सोचते हैं कि अगर हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं तो पुराने चैप्टर्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है उसका नेक्स्ट चैप्टर में कोई भी एप्लीकेशन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स में हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए जो प्रीवियस चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं वो इसलिए अच्छे से पढ़ाए गए हैं ताकि जब हम आगे जाएं तो हमें पुराने कंसेप्ट्स याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होते हैं तो हमें प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से स्मूथ करना है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, काफ़ी बढ़िया सा एग्जांपल है। सपोज करो हमारे पास एक रिजिड बॉडी, बड़े ध्यान से देखना, आज आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आप ये एग्जांपल्स अच्छे से समझोगे तो आपके कंसेप्ट यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। सपोज करो हमारे पास एक रिजिड बॉडी, अब ये भी अगेन 5 किलो की है ना, इसका भी मास सेम है विच इज़ ऑफ 5 kg, ठीक है। अब इनिशियली ये भी रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड इट इज मूव्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे वेरिएबल फोर्स नहीं लग रहा है, नाउ वी आर अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स हियर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनो। पिछले वाले केस में हमने वेरिएबल फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ विच इज 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। एंड इसको हमने जिस सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस भी आपका स्मूथ है। ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस। इस पे किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड्स। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस फोर्स के थ्रू वर्क डन कितना होगा 10 सेकेंड्स में। मतलब इस फोर्स के थ्रू वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन टाइम 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में कितना वर्क डन होगा, एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रूव दैट वर्क डन, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू change in kinetic energy. We also have to prove this theorem कि जितना वर्क डन 10 सेकेंड में इस फोर्स के थ्रू होगा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी के चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी के चेंज में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। वी ऑल्सो हैव टू प्रूव दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स। बड़े ध्यान से देखो, दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स। इफ फोर्स इज कांस्टेंट then acceleration will be constant. If acceleration is constant, then we can apply the equation of motion. Equation of motion. अब equation of motion हम क्यों अप्लाई करेंगे? ताकि हमें पता चले कि 10 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तभी तो वर्क डन निकाल पाओगे ना। 10 सेकेंड में अगर मुझे पता चल जाए कि इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, then only we are able to calculate this work done, है ना। तो चलो निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, so you can directly write S is equal to half, acceleration is F upon m which is 20 upon 5, time is 10 seconds, you will use 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 से एक 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 मीटर्स, ठीक है, 200 मीटर्स।
मतलब 10 सेकेंड में जो पार्टिकल है इसने 200 मीटर कवर कर लिया हो। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। अब अगर 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो इसके लिए हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज डिफाइंड एज fs cos थीटा। नाउ यू कैन सी दैट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो फोर्स के वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और फोर्स वेक्टर भी इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? अगेन 0 डिग्री है ना। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वर्क डन विच इज fs cos थीटा। तो यहाँ से हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इज व्हाट? 20 न्यूटन। सो 20 into distance is 200 into cos 0, this will be 2000 joules. Work done will be 2000 joules. Now also we have to prove that this work done will be equal to your change in kinetic energy. हमें ये भी प्रूफ करना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रूफ करने के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगेन यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी इज अगेन 0। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन इज व्हाट? f upon m which is 20 upon 5 which is 4 and time is what? 10. So your velocity will be 40 meters per second. ठीक है। Now we have to find the change in kinetic energy. So change in kinetic energy कितना हो जाएगा? यहाँ से हम वो भी कैलकुलेट करेंगे। Change in kinetic energy will be final kinetic energy minus initial kinetic energy. This will be your change in kinetic energy. Final kinetic energy होगी हाफ mv स्क्वायर minus half mu square. This will be your change in kinetic energy. But we know that initial velocity is 0. So ये वाला पैरामीटर हमारा कैंसिल हो जाए। तो फाइनल वेलोसिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है 40 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालेंगे। हाफ इंटू मास इज 5 kg इंटू 40 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखो क्या 2000 के बराबर आ रहा है। यहाँ से इसको सॉल्व करके देखो क्या ये वर्क डन की इक्वल आ रहा है। वेरीफाई करके बताओ मेरे को, क्या ये काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज आ रहा है क्या ये वर्क डन के इक्वल आ रहा है। एवरीवन हैज टू वेरीफाई दिस। वर्क डन कितना था हमारा? देखो वर्क डन हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, तो वर्क डन का वैल्यू हमें कितना मिला था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 20 इंटू 200 किया ना, तो ये 4000 होगा ना बेटा। यहाँ पे 2000 कैसे लिख दिया हमने? इट विल बी 4000। 20 इंटू 200 विल बी, दिस विल बी 4000। किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको। 20 इंटू 200 विल बी 4000। सिमिलरली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालोगे
तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आ जाएगा, दिस विल बी, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4000। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्क डन, जितना भी वर्क डन किया वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। जितना भी वर्क डन हुआ वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। तो यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को भी प्रूव कर दिया। वी हैव ऑल्सो प्रूव्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ आया आपको? दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, कि कैसे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को इक्वल प्रूव कर दिया जब हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। दिस वाज द एग्जांपल अंडर द कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पे हमारा फोर्स वेरिएबल नहीं था, फोर्स हमारा कांस्टेंट था, इसलिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई किया। यहाँ तक सब क्लियर है? यस, है ना? तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैं डिस्कस करता हूँ, ये सारे एग्जांपल्स आपको अपनी कॉपी में खुद से लिखने हैं, ठीक है? अपनी नोटबुक में क्लास ख़त्म होने के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, खुद से एग्जांपल्स इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, ताकि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो तो आपके पास ये नोटबुक के सारे एग्जांपल्स होने चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ओके, टुडे वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर ओनली। रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में जो भी है आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।